बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज राघव दादीच। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आज हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि है क्रेमर रूल। क्रेमर ने जो एक रूल दिया था उसको हम पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं, टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अभी इसके रिगार्डिंग रूल जो क्रेमर ने दिया तो इसको हम क्रेमर रूल से भी पढ़ते हैं, राइट। अब ये जो क्रेमर रूल है, ये बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लेक करते हैं, सर क्रेमर रूल नहीं आ रहा समझ में, सर क्रेमर रूल नहीं आ रहा, सर सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं आ रहा बिल्कुल समझ में, क्या करें। मतलब बहुत क्वेरी आती है बच्चों की कि सर ये बता दो बस कि क्या करना है इसके अंदर। क्योंकि आपको ये बात तो पता होगी कि जेई का फेवरेट है क्रेमर रूल, मतलब इससे क्वेश्चन देता ही देता है जेई। अगर आपको देगा क्वेश्चन तो क्रेमर रूल से जरूर देगा वो क्वेश्चन, राइट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें पढ़ना है। हम डायरेक्ट अगर दो इक्वेशन दे रखी है उनको सोल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और क्रेमर रूल ने कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रखी है, वो टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो टर्मिनोलॉजीज ही यूज होती है बच्चों, राइट। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आज का जो सेशन होने वाला है, आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रेमर रूल, आज अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देख लिया बच्चों, गारंटी देता हूं क्रेमर रूल आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं, ये रूल आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक एक टर्मिनोलॉजीज को मैं बताऊंगा कि कैसे वो आई है, एक एक टर्मिनोलॉजीज। क्रेमर ने जो रिसर्च की है, प्रॉपर प्रॉपर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्रेमर ने भी कैसे रिसर्च कर करके इस चीज को बनाया है, कैसे पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है हमारे पास में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम क्रेमर रूल को। क्रेमर रूल की अगर मैं बात करता हूं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। और इसको हम क्रेमर रूल से जानते हैं बच्चों। अब पूरा हम स्टार्टिंग से चलेंगे कि ये रूल क्या है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कैसे हमारे पास में आया। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे ये बात बताओ आप कि हमारे पास में अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू, कोई 2 दे रखा है, और एक कोई हमें लिख दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है, राइट। इन दोनों इक्वेशन को क्या आपको सोल्व करना आता है? बिल्कुल। क्या करते हो? ऐड कर देते हो, y से y कट गया, ये आ गया 3x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/3, राइट। और x इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 5/3, राइट, विच इज 1/3, राइट। तो x और y आपने फाइंड आउट कर लिए यहां पे। तो ये आपने क्या फाइंड आउट किए हैं? ये आपने इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, राइट। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, जो कि है x, y, जो कि है x की वैल्यू 5/3 एंड y की वैल्यू 1/3, जो इसको सेटिस्फाई करने वाले दोनों इक्वेशन को। तो ये आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब यही काम क्रेमर ने क्या किया, आपको बताया मैट्रिक्स के थ्रू, मतलब डिटर्मिनेंट के थ्रू आपको बताया क्रेमर ने कि आप कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेंट के थ्रू। बस, और कुछ नहीं है ये, इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू पढ़ना है हमें, राइट। अब डिटर्मिनेंट के थ्रू हमें ये चीज को जानना है, तो हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहां तो मैं बात कर रहा हूं एक्स वाई में, हम बात कर लेते हैं पूरा एक्स वाई जेड के अंदर, राइट। समझने के लिए हमने ये चीज एक्स वाई के अंदर लिख दी। तो क्रेमर रूल के लिए अगर मैं बात करूंगा, पहले मैं 3 इक्वेशन लिखूंगा बच्चों। तो वो तीनों इक्वेशन हमारे पास में क्या होगी वो हम देखते हैं। तो तीनों इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने लिख ली a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, राइट। अब ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, इनके सॉल्यूशन हमें बताना है, वही हमारे पास में क्रेमर रूल के अंदर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन बताना है, बस ये काम करना है। अब क्रेमर रूल ने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की है, वो क्वेश्चंस के अंदर आपको दी जाती है, तो वो टर्मिनोलॉजीज भी माइंड के अंदर अच्छे से होनी चाहिए। अब इस लेक्चर को मैं आप बता रहा हूँ पूरा देख लोगे, टर्मिनोलॉजीज एकदम आपको याद हो जाएगी और इतना ईजी लगने वाला है ये चैप्टर।
तो चलो अब इसके अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के मिलते हैं, मतलब 3 टाइप के सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं वो हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस हमें क्या क्या मिलने वाले हैं। पहले मैं उस पे आता हूं, सॉल्यूशन हमें क्या मिलने वाला है। देखो सॉल्यूशन हमें या तो हमें मिलेगा कोई यूनिक सॉल्यूशन, या हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। राइट, बेसिकली हमें ये 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 3 सॉल्यूशन होंगे और ऑप्शन हमारे पास में जैसे इस टाइप में आ जाएंगे कि इस जो लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है। मतलब ऑप्शन में आ गया तो आपको टिक कर देना कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन है ना। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो हमें पहले जानना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है और नो सॉल्यूशन क्या है, और ये 3 सॉल्यूशन ही क्यों आते हैं ये भी हम बातचीत करने वाले हैं। बातचीत तो यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि हमें कोई एक सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है कि हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। नो सॉल्यूशन का मीनिंग कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा। तो ये 3 टाइप ही होते हैं हमारे पास में सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे सर या तो जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या एक सॉल्यूशन मिल रहा है। सर उनका क्या 2 सॉल्यूशन मिलना, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन मिलना, 5 सॉल्यूशन, वो नहीं आएंगे यहाँ पे? नहीं, ये वो बिल्कुल नहीं आने वाले। अब वो यहाँ पे क्यों नहीं आने वाले उसकी हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें टर्मिनोलॉजीज पता चल गई कि यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग है एक सॉल्यूशन आने वाला बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मीनिंग है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं, नो सॉल्यूशन का मीनिंग है कि कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आने वाला है। राइट, अब हम बात करते हैं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि या तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, या हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अरे 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन उनका क्या है ना, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं हमें? राइट, चलो हम उसकी बात करते हैं अच्छे से। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या फिर हम बात करेंगे नो सॉल्यूशन की। इन तीनों को हम अच्छे से समझेंगे क्या है इनका मीनिंग। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि हमारे पास 2 इक्वेशन थी और उनका हमारे पास एक सॉल्यूशन है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास कोई 2 आया था और 2x माइनस वाई इक्वल टू कोई 3 आ गया। तो इसको हमने सोल्व किया और x और y की 2 वैल्यू आई थी। ठीक है बच्चों, तो x और y की 2 वैल्यू आई थी, तो x की वैल्यू कुछ आई थी हमारे पास 5/3 और y की वैल्यू 1/3। अभी जस्ट हमने ये एग्जांपल किया था, है ना। तो ये हमारे पास आया। तो ये हमारे पास में कितने सॉल्यूशन आए? ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि x और y का अगर मैं बात करूं तो हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी पॉइंट को अगर शो करोगे तो x y ऐसे शो करोगे, और वो हमारे पास क्या है पॉइंट 5/3 एंड 1/3 हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि कोई एक सॉल्यूशन हमें मिला है। इसको हम बच्चों बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन हम बोलते हैं इसको। राइट, अब अगर मैं बात करूं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं बात करता हूं कि x प्लस वाई, आपके सामने x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0। राइट, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इसकी अगर मैं बात करता हूं, और या फिर मेरे पास में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन हमें दे रखी है। राइट, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इन दोनों इक्वेशन की, तो यहां हमें इन दोनों इक्वेशन में कितनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे 2y कर रहा हूं, है ना, यहां पे। अब ये दो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो हमें कितने आंसर्स मिलने वाले हैं इस वाले कैटेगरी में, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इनको सेटिस्फाई करने वाले कितनी वैल्यूज होने वाली है?
इनको सेटिस्फाई करने वाली हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होने वाली है। कैसे? अगर मैं x और y की वैल्यू की बात कर रहा हूं, है ना, x देखो, x और y 2, -2 अगर मैं ले लूं, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर x और y कोई 4, -4 ले लूं, वो सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। x, y कोई -3 और 3 को ले लूं, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मतलब मेरे पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमारे पास में, उसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, हम गिन नहीं पा रहे, है ना, तो उनको हम बोले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस। अब हम बात कर लेते हैं नो सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। नो सॉल्यूशन का मीनिंग है कि अगर मैंने लिख दिया x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 1 है, और ये लिख दिया मैंने x प्लस वाई इक्वल टू कोई 2 है ना। अब मुझे बता दो x और y की कोई भी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, है ना। बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, एक मिनट, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशंस है, ये जो जितनी भी वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ये वाली, ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। और भी आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले एक्स और वाई बता दो आप मेरे को। क्या आपके माइंड में आ रहा है कोई भी एक्स और वाई? ऊपर वाले को आपने देखा कि सर इससे मैं बोल सकता हूँ 1/2 और 1/2, है ना, लेकिन वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट। तो मेरे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यहां इस केस में हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन हमारे पास में है, राइट। अब यहां बातचीत आती है, ये तो हमें समझ में आ गया कि यूनिक सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या मीनिंग है, नो सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, राइट। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर यूनिक सॉल्यूशन आया, दो सॉल्यूशन क्यों नहीं आए? कि किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई सिर्फ 2 सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई सिर्फ 3 सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन के बाद में अगर मैं बात करूं, एक सॉल्यूशन आया आंसर, उसके बाद में सीधा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी अगर मैं बात करूं तो 2 सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के नहीं आ सकते क्या? 3 सॉल्यूशन नहीं आ सकते क्या? मतलब 0 सॉल्यूशन आ रहे हैं, 1 सॉल्यूशन आ रहा है, और सीधा हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो उसकी हम बातचीत करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता है, 2 सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, 3 सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, 4 सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम बातचीत करते हैं। चलो अब यहां हम समझते हैं कि हमारे पास में लाइंस किस तरीके से है। जैसे मेरे पास कोई लाइन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, कोई लाइन ऐसे है हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, है ना, x और y में ले रहा हूं मैं लाइन। और कोई दूसरी लाइन है हमारे पास a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये दो लाइनें ली बच्चों हमने, है ना, ये दोनों लाइनें हमने ले ली। अब मैं अगर बात करता हूं, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, देखो, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से हमें चीजें समझनी है, एक भी डाउट हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। तो मैंने लिख लिया a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, राइट। ये मेरे पास कोई लाइन 1 है, ये कोई लाइन 1 है, ये है हमारे पास कोई लाइन 1, और दिस वन इज लाइन 2, ठीक है, दिस वन इज लाइन 2। कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा? लाइन 2, ठीक है। अब मैं पहले लाइन 1 बना रहा हूं बच्चों आपके सामने, देखो, ये हमने लाइन 1 बनाई, ये मैंने लाइन 1 बनाई, राइट। ऐसे ही मैंने लाइन 1 बनाई, अगेन मैंने लाइन 1 बनाई, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशंस कैसे आते हैं। तो लाइन 1 बना ली, तो यहां मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन। फिर हम बात करेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फिर हम बात करेंगे नो सॉल्यूशन की, राइट। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है हमें। अब ये L2 लाइन को अगर मुझे बनाना है यहां पे, तो L2 लाइन को मैंने ये बनाया, देखो बच्चों, ये मैंने L2 लाइन बना दी, है ना, ये L2 लाइन है, और दिस वन इज L1 लाइन, ये L1 लाइन है हमारे पास, L1 लाइन है, राइट। तो यहां मैंने देखा L2 लाइन को मैंने ये बनाया, तो यहां अगर मैं बात करूं तो हमें जहां ये कट करती है
वो सॉल्यूशन होता है बच्चों दो लाइन के लिए। तो ये मुझे यहां कट करी, तो मैंने देखा कि ये कितने पॉइंट्स पे कट करी, ये 1 पॉइंट पे यहां कट कर रही है। कोई 1 पॉइंट है जहां ये कट कर रही है, राइट। कोई एक ही पॉइंट है ये जहां पे इसने कट किया, एक ही पॉइंट है। तो यहां मुझे कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है ना। तो मैं टाइप देख रहा हूं कि दो लाइनें कैसे कैसे कट कर सकती है, तो ये मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इस केस के अंदर मैं बात करूं, अब जो लाइन 2 है उसको मैं बना रहा हूं। देखो लाइन 2 क्या करी, इस लाइन 1 के ऊपर ही है, मतलब सेम लाइन कह सकते हो आप, है ना, दोनों लाइनें सेम ही होगी। तो ये भी लाइन, अब लाइन तो हमें पता है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ इतनी लाइन होती है, तो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं अपन, है ना। लाइन तो पूरी जाती है आगे तक, है ना, ये तो आपको पता है ना। ये लाइन ऐसे करके पूरी आगे तक जाती है, इधर भी पूरी आगे तक जाएगी, ऐसे ब्लैक वाली पूरी आगे तक, नीचे भी पूरी आगे तक। ये मैंने लाइन सेगमेंट से अपन समझाते हैं जनरली। तो ये मैंने लाइन 2 बना दी बच्चों, वो इसी के ऊपर बनाई। तो अब मुझे बताओ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां कहां कट करी। आप बोलोगे सर यहां भी कट करी, यहां भी कट करी, सारे पॉइंट्स अगर मैं देखूं, क्योंकि ये तो टच है पूरी तरीके से, राइट। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास में आ रहे हैं जो हाँ ये लाइनें टच कर रही है एक दूसरे को। अब ये इनफाइनाइटली मैंने आगे तक जा रही होगी, ऐसे आगे तक दोनों लाइनें जा रही होगी, तो ऐसे ऐसे टच 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 बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। तो ये मेरे पास में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ गए, राइट। तो ये दोनों लाइनों ने हमें आंसर क्या दिया, बहुत सारे पॉइंट्स जहां पे कट्स कर रही है, मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसने हमें आंसर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो यहां तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ गए बच्चों। अब यहां बात करते हैं नो सॉल्यूशन कब मिलता है। अगर मेरे पास कोई लाइन है, ये L2 इसके पैरेलल है, जस्ट, है ना, इसके जस्ट पैरेलल है, ठीक है। तब हमें क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है, जस्ट पैरेलल होगी अगर दोनों। तो आप देख रहे हो कि सर यहां तो फिर इन दोनों ने एक बार भी कट नहीं किया, कहीं कट नहीं किया, कहीं कट नहीं आएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमारे पास ये कैटेगरी कौन सी आ जाएगी बच्चों, नो सॉल्यूशन, जहां पे कोई कट नहीं आया हमारे पास। कोई कट नहीं आया मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो ये हो गया हमारे पास नो सॉल्यूशन, राइट। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्या बातचीत आ रही होगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो आप हो बच्चे, है ना, बच्चों के मन में कुछ ना कुछ इस टाइप की बातें आती रहती है कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा ना, कुछ ऐसी बातें आती है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के आती है ये बात, मुझे पता है 10 में से 2 बच्चों के आ जाएगी ये बात माइंड के अंदर, जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है ना कि लाइन सेगमेंट और लाइन के बीच में डिफरेंस नहीं जानते, उनके मन में आ गई ये बात। क्या बात आई होगी कि सर ये लाइन L2 का पैरेलल होना ही जरूरी है क्या नो सॉल्यूशन के लिए। अगर ये लाइन L2 हम ऐसे बनाएं, देखो कि ये कोई लाइन L1 है और ये कोई लाइन है L2, एक मिनट, ये कोई लाइन है L2 जो मैंने ऐसे बनाई, देखो ये लाइन L2। तो सर इन दोनों ने भी तो कहीं कट नहीं किया दोनों ने, तो यहां भी हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। आप तो कह रहे हो जब पैरेलल होगी तभी नो सॉल्यूशन आएगा, इस साइड में भी तो नो सॉल्यूशन आ सकता है, नहीं, ये बात ध्यान रखना। हम जब भी बनाते हैं ये लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं। आप अगर देखोगे तो ये लाइनें एक्सपेंड, रियल में क्या है, ये लाइन तो पूरी आगे तक ऐसे जा रही है, और ये लाइन भी हमारे पास ऐसे पूरी जा रही होगी। तो ऐसे जा रही होगी तो इस लाइन ने यहां कट कर लिया है रियल में, राइट, क्योंकि हमने तो लाइन सेगमेंट बनाए थे बच्चों, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना कि ये गलती हमें माइंड के अंदर दोबारा नहीं लानी है कि ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मुझे यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि सर क्यों हमारे पास में 2 सॉल्यूशन नहीं आते, 3 सॉल्यूशन नहीं आते, ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 सॉल्यूशन नहीं आ रहा, 3 सॉल्यूशन नहीं आ रहे, 4 सॉल्यूशन नहीं आ रहे। तो इसका रीजन अगर मैं बात करता हूं, ये मैंने कोई लाइन L1 बनाई, ये लाइन L1 बनाई, और ये मैंने कोई लाइन L2 बनाई, देखो ये लाइन L2 गई। अगर इसने सॉल्यूशन देना है इस लाइन L2 ने, तो ये इसको कट करेगी, तो ये कट कर लिया, राइट। तो ये मेरे पास में अगर देखें तो ये कोई सॉल्यूशन आया बच्चों मेरे पास, है ना, ये कट किया। तो अब अगर आप देखो तो एक कट के बाद में क्या ये लाइन घूम के आके और दूसरा कट ऐसे दे जाएगी क्या, ऐसे दे जाएगी क्या दूसरा कट, 2 सॉल्यूशन, नहीं, फिर तो ये लाइन ही नहीं बची, ये तो कोई कर्व हो गया, है ना। तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बात हमें समझ में आ रही है, अच्छा सर, कि अगर 2 लाइनें होगी, वो या तो क्या करने वाली है, या तो दोनों लाइनें कट करेगी, या दोनों लाइनें एक के ऊपर एक रहेगी, है ना, एक के ऊपर एक, या तो हमें एक सॉल्यूशन देगी,
या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देने वाली है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, या फिर हमें कितना देने वाला है, नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कट नहीं कर रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये काम हमें समझ में आ गया कि इसलिए हमारे पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर ये तीन टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, या तो वन सॉल्यूशन मिलेगा, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है बच्चों। सेकंड चीज, यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि ये जो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग ये ध्यान रखना है कि इन्फिनिटली मेनी मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि इसका आंसर इन्फिनिट है, कि इन्फिनिट है इसका आंसर, सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना। एक का सॉल्यूशन इन्फिनिट आना, एक सॉल्यूशन इन्फिनिटली मेनी टाइम्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस है, और इन्फिनिट आना मतलब एक सॉल्यूशन आ रहा है जो कि इन्फिनिट आ रहा है ना, इन्फिनिट कोई वैल्यू की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इन्फिनिट सॉल्यूशन बोलूं। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मीनिंग होता है बहुत सारे सॉल्यूशन। तो ये बातचीत हमें पता होनी चाहिए। तो यहां पे हमें ये समझ में आ गया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर तीन टाइप के सॉल्यूशन मिलने, कौन कौन से, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अब हम बातचीत करते हैं कि क्रेमर ने इनको किस तरीके से सजाया है ना, उसने कैसे सजा के मैथमेटिक्स में लिखा है इन सारी बातों को, वो हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट के थ्रू, वो भी डिटर्मिनेंट के थ्रू उसने कैसे ये बातचीत की है। चलो अब हम क्रेमर रूल के ऊपर चलते हैं। तो क्रेमर रूल पे चलने से पहले हम तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों, कि कोई भी मेरे पास में, अब क्रेमर रूल की अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई जेड तीनों के अंदर बात कर रहा है वो, एक्स में, वाई में, जेड में, समझने के लिए मैंने एक्स वाई में बात कर ली, एक्स वाई जेड तीनों में बातचीत कर रहा है। तो ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, जैसे तीन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू कोई पॉइंट d1 आ गया, है ना, इक्वल टू कोई वैल्यू है। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 है। ऐसे ही हमारे पास में a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 है। ये तीन हमने लिख लिया, एक्स वाई जेड के अंदर तीन इक्वेशन हमने लिख ली, है ना, क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई जेड है, तीन अगर वैल्यू मुझे चाहिए तो तीन इक्वेशन तो चाहिए होगी, है ना, तीन इक्वेशन तो हमें नीडेड होगी अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों की फाइंड आउट करना चाहता हूँ वैल्यू। अगर ये हमारे पास में एक्स और वाई में होती तो दो इक्वेशन हमारे लिए नीडेड होती है एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम, राइट। तो यहाँ पे तीन मिनिमम चाहिए तो उसने तीन मिनिमम ले लिया। अब उसने क्या किया क्रेमर ने, है ना, अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, क्रेमर, है ना, क्रेमर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब क्रेमर ने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट हम एक डेल्टा में ने उन्होंने असाइन किया, क्रेमर ने, कि एक डेल्टा असाइन किया किसको, एक डिटर्मिनेंट को, और वो डिटर्मिनेंट कौन सा है जिसको उसने डेल्टा असाइन किया बच्चों, वो है a1 b1 c1, ये एलिमेंट होंगे। तो ये मैं लिख लिया a1 b1 c1, a2 b2 c2 को सेकंड रो बनाया उसने, a2 b2 c2, और a3 b3 c3 ये यहां लिख दिया जैसे, राइट। इसको उसने डेल्टा नाम दिया इस डिटर्मिनेंट को। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, एक डेल्टा वन बनाया, फिर उसने एक डेल्टा वन बनाया। तो डेल्टा वन क्या है, ऐसे ही उसने कोई डेल्टा टू बनाया। अब क्या है वो मैं भी बताता हूं, पहले हम डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ही उसने कोई डेल्टा थ्री बनाया, डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री उसने बनाया। तो डेल्टा वन कैसे बनाया, कि डेल्टा वन में जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला, ये जो फर्स्ट कॉलम है देखो, दिस वन, है ना, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस किया, फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस किया, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया d1 d2 d3 से। तो मैं यहां लिख लेता हूं d1 d2 d3, और यहां मैं लिख लेता हूं b1, बाकी सेम है b1 c1 तो b1 c1, b2 c2 तो ये लिख दिया मैंने b2 c2, एंड यहां पे आ जाएगा b3 c3 तो ये हमने लिख लिया b3 c3। नेक्स्ट उसने डेल्टा टू किसको असाइन किया, कि d1 d2 d3 को किस कहां पे रिप्लेस किया, कॉलम टू पे रिप्लेस किया। तो यहां कॉलम टू पे d1 d2 एंड d3 को हम लिख लेंगे। ऐसे ही कॉलम थ्री पे यहां पे रिप्लेस किया तो d1 d2 d3, बाकी सेम है,
तो बाकी सेम क्या लिख लेते हम, डेल्टा 2 के लिए A1 A2 A3 होगा, यहाँ पे A1 A2 A3 और यहाँ पे C1 C2 C3। सिमिलरली यहाँ पे A1 A2 A3 और यहाँ आ गया हमारे पास B1 B2 B3, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेमर ने इस तरीके से डिफाइन किए कुछ पैरामीटर्स कि डेल्टा बनाया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बनाया। तो मतलब अभी तक हम बातचीत किस किस की है, डेल्टा की एंड डेल्टा 1 की, डेल्टा 2 की एंड डेल्टा 3 की, राइट। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अभी तक बच्चों किसी को भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में लिख दो। मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, अपने प्रॉपर तरीके से एक एक बातचीत करिए, अभी तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अच्छा तो डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 असाइन हो चुके हैं, राइट। अब ये असाइन हो गए हैं तो इनको लेकर उसने किस तरीके से बातचीत की है कि हम उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम बात करते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, अभी डेल्टा कैसे किया है, डेल्टा लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, राइट। और डेल्टा 1 में क्या किया, जस्ट फर्स्ट कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम को रिप्लेस, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया, राइट। तो ये काम इसने क्रेमर ने किया। तो अब हम नेक्स्ट बात करें कि यहां पे हम एक बार लिख लेते हैं कि डेल्टा, अब मुझे डेल्टा 1 और डेल्टा की जरूरत होगी, डेल्टा 1 एंड डेल्टा की। तो डेल्टा क्या था बच्चों, डेल्टा था हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अब यहां पे मैं डेल्टा 1 लिखने जा रहा हूं। डेल्टा 1 हमारे पास में क्या है, डेल्टा 1 में हम यहां पे D1 लिखेंगे, D2 लिखेंगे, D3 और ये हम सेम लिख देंगे B1 B2 B3। तो इसको मैं एक बार इस तरह से लिखता हूं ताकि आपके माइंड के अंदर कैप्चर हो जाए चीजें। देखना ध्यान से क्या किया मैंने, ये लिखा ये लिखा, बाकी तो हमारे पास यही है B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ऐसा क्यों लिखा, ताकि आपके माइंड में आ जाए, हाँ कॉलम 1 को रिप्लेस किया D1 D2 D3 से, है ना। यहाँ पे कॉलम 1 क्या है, A1 A2 A3, यहाँ पे D1 D2 D3, ये लिख दिया हमने डेल्टा 1 में, राइट। अब क्या किया क्रेमर ने कि डेल्टा 1 को आगे देखो कैसे लिखेगा, डेल्टा 1 इक्वल टू, अब मुझे बताओ अभी हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, A1x ऊपर, पिछले में A1x B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, ऐसे मैंने A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2 ऐसे D3 लिखी थी। तो D1 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये है मेरे पास A1x प्लस B1y प्लस C1z, तो वो यहां लिख दो। तो मैंने D1 की जगह बच्चों ये वैल्यू लिख दी, क्या है A1x प्लस B1y प्लस C1z, ये लिख दिया। ऐसे मैं D2 की जगह लिख देता हूं, D2 के प्लेस पे लिख दिया मैंने A2x प्लस B2y प्लस C2z। ऐसे D3 के जगह पे हम लिख देंगे A3x प्लस B3y प्लस C3z, राइट। और बाकी तो हमारे पास में B1 B2 B3 C1 C2 C3 को मैंने लिख दिया, ये रहा B1 B2 B3 और ये है C1 C2 C3, राइट। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक एकदम क्लियर है बच्चों आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, राइट। अभी तक सब क्लियर है हमारे पास कि डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 क्या है, वो हमने बातचीत यहां लिख दी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे डिटरमिनेंट की। ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे डिटरमिनेंट के, राइट। तो वो मैं एक ऑपरेशन लगाने वाला हूं, वो देखो आप क्या ऑपरेशन है वो हमारे पास। ऑपरेशन हम लगाने वाले हैं कि C1 जो कॉलम है, ये वाला C1 कॉलम है, इस पे लगा रहा हूं मैं कि C1 माइनस, इसमें से माइनस करूंगा, C1 में से मैं माइनस करूंगा y इंटू, ऐसा करो C1 में से मैं माइनस करूंगा, ये कॉलम C2 है तो C2 इंटू वाई
माइनस कॉलम 3 में से नेक्स्ट माइनस करूंगा मैं कॉलम 3 इंटू जेड। ये मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूं। मतलब मैंने क्या किया कि कॉलम 1 में से माइनस क्या कर रहा हूं मैं कि कॉलम 2 को माइनस कर रहा हूं, लेकिन कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब b1y है ना। और ऐसे c3 कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं z से, है ना। यहाँ पे c3 का मीनिंग है कॉलम 3, ये बात ध्यान रखना, ये कैपिटल्स है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज वापस कर देता हूँ ताकि कोई टेंशन ना हो आपके। वापस लिख रहा हूँ इसको, है ना, कहीं आप c1 c2 c3 वो ना मान लो इसको। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। ये मेरे पास क्या है, ऑपरेशन मैंने क्या लगाया कि कॉलम 1 में, है ना, अब कैपिटल लिखा है मैंने थोड़ा, कॉलम 1 में c1 कॉलम 1 माइनस y इंटू कॉलम 2, y इंटू कॉलम 2 माइनस z इंटू कॉलम 3, राइट। तो ये बात हमें ध्यान रखना, ये c1 c2 c3 नहीं है, ये कॉलम्स के लिए मैंने डिनोट किए। तो अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ऑपरेशन लगाते क्या आएगा। तो ये आ जाएगा ऑपरेशन, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू, है ना, आगे लिख रहा हूँ डेल्टा 1 हमारे पास क्या होगा, चलो यहाँ लिख देते हैं। डेल्टा 1 हमारे पास में क्या आने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो डेल्टा 1 हमारे पास में आएगा, ये मैंने लिखा C1 यानी ये कॉलम 1 यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z में से माइनस हो जाएगा b1y, माइनस हो जाएगा c1z। तो b1y और c1z माइनस हो रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ a1x। तो मैं यहां लिख रहा हूं a1x। ऐसे ही इस वाले में a2x, राइट, ऐसे ही यहां पे a3x, राइट। और बाकी तो मैं रिपीट लिख रहा हूं b1 b2 के, और तो किसी पे मैंने वो ऑपरेशन लगाया नहीं बच्चों, है ना। तो b1 b2 b3, और ये मैं लिख देता हूं c1 c2 c3, राइट। तो ये कौन आ गया मेरे पास, डेल्टा 1 आ गया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने, ये हमने डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं बात करूं, क्या मैं इस x को कॉमन ले सकता हूं, बाहर लिख सकता हूं, बिल्कुल। स्केलर को हम बात मतलब किसी भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो डिटरमिनेंट में, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने देखा था कि उसको हम बाहर ले सकते हैं किसी भी रो में से, किसी भी कॉलम में से, है ना, इस तरीके से। तो कॉलम 1 में से मैं कॉमन देख रहा हूँ, x आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन लेके बाहर लिख रहा हूँ। तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, देखो। तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा 1 इक्वल टू, यहाँ x लिखा, बाहर ले लिया x को कॉलम, है ना। तो चलो अब तो मैं एक ही कलर से लिख रहा हूँ, x को मैंने बाहर ले लिया, x को मैंने बाहर ले लिया, है ना। और क्या बचा मेरे पास अंदर, अंदर बचा a1 a2 a3, और यहाँ बचा b1 b2 b3, और ये बचा c1 c2 c3। सही बच्चों। अब आप मुझे बताओ, ये जो सेम चीज है, ये जो हमारे पास में ये जो है, ये जस्ट ऊपर नहीं लिखा, ये रहा, कौन है ये है डेल्टा, राइट। ये डेल्टा है तो हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा 1 इक्वल टू x इंटू डेल्टा। इसको मैंने डेल्टा नाम पहले दे रखा था क्रैमर ने, तो इसको हमने डेल्टा लिख लिया, राइट। तो ये मेरे पास में आ गया डेल्टा 1 की वैल्यू x इंटू डेल्टा। अब बच्चों सिमिलरली, अब देखो इतना पूरा ऑपरेशन हमने जो किया, वो सेम चीज आप डेल्टा 2 पे करना, वो आपको करना है घर पे, होमवर्क आपका। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं सिमिलरली तो आप भी सिमिलरली लिख के चल रहे हो, आपको वो काम घर से करना है। डेल्टा 2 डेल्टा 3 को ऐसे ही फाइंड आउट करना है क्या है, राइट, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्या हमारे पास में प्रोसेस था। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 लिख लेंगे, वो क्या आ जाएगा y इंटू डेल्टा, और डेल्टा 3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों z इंटू डेल्टा, है ना। ये हमारे पास में वैल्यू आने वाली है। अब यहां तक अगर आप पहुंच गए, यहां तक अगर आप पहुंच गए, राइट, अब आगे जो मैं बातचीत करने वाला हूं वो ऐसी है जो आप जानते हो, नॉन बातचीत है, वो आपके नॉन बातचीत है, बस आपको समझाना है कि इसको हम कैसे फिट करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है बच्चों, राइट, कोई भी यहां तक कोई डाउट आता है माइंड में, तुरंत कमेंट करो, अभी के अभी कमेंट करो, कोई भी डाउट है आपके माइंड में जो अभी के अभी कमेंट करो बच्चों, ताकि पता लगे क्या डाउट आ रहा है बच्चों के माइंड में, राइट। अभी तक तो हमने सारी बातचीत कर ली कि डेल्टा कैसे है, डेल्टा 1 कौन है, डेल्टा 2 डेल्टा 3, और इनमें रिलेशन हमने ये फाइंड आउट किया है, राइट। चलें बच्चों आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये रिलेशन याद रखो, डेल्टा 1 को
डेल्टा इंटू एक्स, डेल्टा 2 को डेल्टा इंटू वाई, डेल्टा 3 को डेल्टा इंटू जेड हम लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ हम लिख रहा हूँ मैं कि मैंने क्या किया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू लिखा, क्या आया मेरे पास में, डेल्टा 1 आया मेरे पास x इंटू, या फिर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इंटू एक्स, है ना। तो x को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इंटू एक्स आया मेरे पास में, राइट। ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा 1 लिखना चाह रहा हूं। क्यों, बात तो सेम ही है लेकिन थोड़ा सा समझाने में मेरे को मजा आएगा। ऐसे डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा 1, तो ये मैं लिख दिया डेल्टा 1। ऐसे ही डेल्टा 2, ऐसे ही डेल्टा 3 को मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ y है, यहाँ z है, और यहाँ पे तो हमारा डेल्टा चल ही रहा है, ये तो डेल्टा ही था तीनों में मल्टीप्लाई। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे हमारे पास में सॉल्यूशंस आते हैं और उनको हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं, है ना। तो उसकी हम बातचीत कर लेते हैं यहां पे। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे, कोई भी चीज समझाने से पहले मैं एक बार उस थॉट पे चलता हूं जो चीज आपको पता है ना, उस थॉट पे हम चलते हैं जो चीज आपको पता है, क्योंकि उसको बस यहां पे फिट किया गया है ना। जो आपको पता है उसको यहां फिट किया गया है, तो जो आपको पता है पहले वो तो चेक करें कि आपको पता है या नहीं, है ना? तो हमने क्या किया, देखो मुझे ये बताओ कि 2x इक्वल टू कोई 4 है, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो सर x की वैल्यू 2 का डिवाइड दे दो, 2 आएगी। ये सबके माइंड में आ रहा है, x की वैल्यू 2 आएगी, ये सबके माइंड में आ रहा है। क्या x की वैल्यू यहाँ पे 3 भी आ सकती है क्या, 4 भी आ सकती है क्या, 5 भी आ सकती है क्या, 6 भी आ सकती है, नहीं आ सकती। सबके माइंड में आ रहा है सर यहाँ तो ऑब्वियस है x की वैल्यू 2 आएगी। ये आया बच्चों सबके माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपसे कि मेरे पास में 2x इक्वल टू 0 लिखा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ऑब्वियस है। क्या 1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, नहीं आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये बेटा सबको समझ में आया कि हाँ x की वैल्यू मेरे पास में 0 आने वाली है, राइट। x की वैल्यू मेरे पास 0 आने वाली है, ये सबको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या बातचीत कर रहा हूं, देखो अगर मेरे पास लिखा है 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ध्यान से देखना, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर मैं थोड़ा सा सोचूं कि सर x की वैल्यू अगर आप 0 इंटू है ना, ये 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आप अगर 1 लेते हो तो क्या आएगा, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 1 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। तो मुझे समझ में आ रहा है सर x की वैल्यू 1 ले लो, चाहे यहाँ पे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, 1 लाख ले लो, कुछ भी ले लो, x की वैल्यू सब सेटिस्फाई कर रही है सर यहाँ तो। ये आ रहा सबको समझ में, सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी x की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, बहुत सारी, इनफाइनटली मेनी वैल्यूज है जो x की सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। यह है सबको समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट बातचीत हमारे पास, पहले मैं इन बातचीत को एक ब्रैकेट में ऐसे बना देता हूँ कि हमें समझ में आए, हाँ हमने 3 टाइप की बातचीतें की है, एक बातचीत ये हो गई, एक बातचीत ये हो गई। अच्छा तीसरी बातचीत क्या है, देखो कि अगर मैं लिख दूं 0 इंटू एक्स इक्वल टू 4, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 4, है ना, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सर x की वैल्यू 2 रखो, तो 0 इंटू 2 कितना हो रहा है, 0 इक्वल टू 4, 0 इक्वल टू 4 तो होता ही नहीं है। तो यानी मुझे ये बात समझ में आ रही है, यहां तो सर x की कोई वैल्यू नहीं हो रही जो सेटिस्फाई कर रही है इसको, x की कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते यहां तो हम जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, राइट। तो x की कोई भी वैल्यू यहां पे नहीं रख सकते, है ना। तो x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू सोच लो, 5 सोचोगे, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4 होता नहीं है, तो कोई वैल्यू आई नहीं सर। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, सर यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, राइट। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि सर अब बात हमें समझ में आ गई कि जो आपने यहाँ इजीली, जो हमें पता थी वो बातचीत की है, वो आप यहाँ अप्लाई करने वाले हो, राइट। वही चीज हम अप्लाई करेंगे और वही क्रेमर ने दिया है, ऐसा कुछ नहीं है क्रेमर ने कुछ और कुछ दे दिया, वही बातचीत क्रेमर ने की है, बस हमें समझ में नहीं आता। कई बच्चे कहते हैं, रटते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 0 होगी और डेल्टा 1 नहीं होगा तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन, ये नहीं होगा तो ये आएगा, ऐसा रटना है ही नहीं,
समझ के चलना है हमें, और समझ के चलोगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर माइंड को थोड़ा थॉट में लाओगे, हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है, तब नो सॉल्यूशन आता है, लगाओगे तो आपको चीजें धीरे धीरे रिकॉल होने लगेगी, माइंड जल्दी जल्दी उसको रिकॉल करने लगेगा, है ना। तो अप्लाई करोगे तो अपने आप जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। अब हम देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, अब यहाँ तो मेरे पास 3 पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ तो मेरे पास 3 पॉइंट है, कैसे, एक्स वाई जेड, एक्स कोमा है ये, है ना, वाई कोमा जेड, 3 वैल्यूज है हमारे पास, है ना। 3 वैल्यू मिला के एक सॉल्यूशन बनाएगा ना, कोई पॉइंट ही तो सॉल्यूशन होता है ना। अगर मैं बात करूँ तो 3D में कोई पॉइंट है, तो 3D का कोई पॉइंट एक सॉल्यूशन मिलेगा ना हमें। अभी मैंने बात की थी ना कि 2 लाइनें कट करी, तो ये पॉइंट ही तो एक सॉल्यूशन होता है, जिसको एक्स कोमा वाई से मैंने बताया। अब ये 3D में बात करूँ तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो तीनों की बातचीत होने वाली है सर यहाँ पे, बिल्कुल। चलो अब हम बातचीत करते हैं यहाँ पे, देखो कैसे हमारी बातचीत चलने वाली है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि सर इतना इजी थी क्या चीजें, हम तो क्या सोच रहे थे, क्या था ये, इतना इजी था ये हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, आप देखो, अगर मैं इस वाले सिनेरियो को फिट करना चाहूं, इस वाले सिनेरियो को अगर मैं फिट करना चाहूं, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले मैं बात करूं, एक्स वाई जेड, इनके साथ में कौन बैठा है, सर डेल्टा बैठा है। इस यहां पे एक्स के साथ कौन बैठा है, 2 बैठा था, तो यानी मैं ये कंपेयर डेल्टा से करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक्स के साथ जो बैठा है पहले उससे बात करूंगा। तो एक्स के साथ बैठा है डेल्टा, एक्स के साथ बैठा है डेल्टा, राइट। तो कौन सा कलर लें, ग्रीन से समझाते हैं या फिर ब्लू से समझाते हैं। एक्स के साथ बैठा है डेल्टा, तो मैं यहां बात कर रहा हूं डेल्टा की, है ना, डेल्टा की। अब मैं अगर देखूं इस केस में डेल्टा जीरो है या नहीं है, ये दो ही बातचीत होगी, या तो डेल्टा जीरो होगा या डेल्टा जीरो नहीं होगा। तो यहां मैं देख रहा हूं सर ये वाला फर्स्ट वाले केस में आपने बात की है जहां पे डेल्टा जीरो नहीं है, तो आपने लिख दिया डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस, है ना। अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो यहां लिखा है 2x इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, यहां पे चाहे 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, तो सॉल्यूशन तो एक ही आने वाला है। जैसे 2x इक्वल टू 4 लिखा है ना, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो कुछ भी हो हमारे पास, डेल्टा 1 कुछ भी हो, तो सॉल्यूशन तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है बच्चों, है ना, राइट। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो डेल्टा अगर जीरो नहीं है तो एक्स वाई जेड क्या आने वाले हैं, देखो ध्यान से, तो एक्स वाई जेड कोई पॉइंट, ये तो एक सॉल्यूशन होने वाला है। तो हमारे पास में आएंगे, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कैसे लिख रहे हैं हम, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा वन, देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वन, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा, डिवाइड दे दूंगा क्योंकि डेल्टा जीरो नहीं है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा, तो ये तो एक्स आ गया, कोमा डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा, ये कौन आ गया वाई, कोमा डेल्टा थ्री डिवाइड बाई डेल्टा, ये कौन आ गया बच्चों, ये आ गया जेड, राइट। तो एक्स वाई जेड हमारे पास में कोई सॉल्यूशन आ गया, ये एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, कोई पॉइंट है ये मेरे पास, राइट। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। तो बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन की कहानी यही है, राइट। तो बहुतों ने रटा होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो, और आगे फिर कहानी चलेगी डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कुछ भी हो सकते थे, है ना। तो वो हमने यहां से सीख लिया कि यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास तभी आता है जब मेरे पास एक्स के साथ में कोई वैल्यू नॉन जीरो लिखी हो, राइट। अब नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, अगर डेल्टा जीरो हो जाए, राइट, डेल्टा अगर जीरो आ जाए, तो डेल्टा जीरो आ जाए तो एक्स के साथ जीरो लिखा है, एक्स के साथ जीरो लिखा है, तो दो केस आने वाले हैं, एक ये एक ये, तो मैं दोनों केस यहां ऐसे लिख रहा हूं, देखो डेल्टा अगर जीरो आ जाए, डेल्टा अगर जीरो आ जाए, है ना, दोनों केस ऐसे ही चलने वाले। तो अगर मैं यहां बात कर रहा हूं इस केस में, तो इस केस में मेरे पास में क्या आंसर आ रहा था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ये आ रहा है बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि डेल्टा तो जीरो हमने लिख लिया, यहां क्या लिखा है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री भी जीरो है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, अगर मैं वाई की बात करूंगा तो डेल्टा टू जीरो, जेड की बात करूंगा डेल्टा थ्री जीरो, है ना। तो डेल्टा वन साथ में लिखूंगा, डेल्टा टू साथ में लिखूंगा, डेल्टा थ्री, ये तीनों क्या आएंगे, जीरो होने चाहिए, तीनों जीरो होंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, देखो जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वाई इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू जेड इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटली मेनी, है ना, कोई भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ कोई भी सेट करेगी, जेड की वैल्यू कोई सेट करेगी, और एक्स वाई जेड के तीनों के ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे एक्स वाई जेड के अलग अलग, है ना, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये मैं लिख लूंगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यह है बच्चों समझ में, राइट। अब इसके अंदर एक
एक्सेप्शन है वो भी मैं अभी बात करने वाला हूँ। पहले मैं उस पे नहीं आ रहा, एक्सेप्शन पे क्या है हमारे पास, है ना, एक अपवाद है हमारे पास में कि ये चीज जहां सेटिस्फाई नहीं हो रही वो चीज भी है हमारे पास एक, है ना, जिसका इनफाइनली मैनी सोल्यूशन आंसर नहीं आता, उसके मैं बातचीत अभी करने वाला हूँ। पहले हमें चीज तो समझ लें क्या है ना, उसकी बातचीत करेंगे। अब थर्ड क्या आ गया मेरे पास में, डेल्टा जीरो आ जाए, ये वाले की बात कर रहे हैं हम, नो सोल्यूशन वाला, राइट। डेल्टा जीरो आ जाए और यहां जो वैल्यू लिखी है यानी डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये मेरे पास क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। तो क्या सर तीनों ही नॉन जीरो होनी चाहिए? चलो यहां बात करते हैं। देखो मैं लिख लिया जीरो, ये तो जीरो है, जीरो इंटू एक्स इक्वल टू लिखूंगा, जीरो इंटू वाई इक्वल टू लिखूंगा, जीरो इंटू जेड इक्वल टू लिखूंगा, ठीक है। अब जीरो इंटू एक्स इक्वल टू, अगर मैंने कोई फोल्ड लिख दिया तो एक्स की कोई भी वैल्यू हमारे सेट नहीं हो रही। जीरो इंटू वाई इक्वल टू, अगर मैंने यहां पे जीरो लिख दिया, जीरो इंटू जेड इक्वल टू अगर मैं जीरो लिख दिया, तो इन केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे वाई की कोई भी वैल्यू आ सकती थी, वाई की तो कोई भी वैल्यू आ सकती थी, जेड की भी कोई भी वैल्यू आ सकती थी, लेकिन एक्स ने बोल दिया कि नहीं, मैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा, एक्स की कोई वैल्यू रखो जो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो नो सोल्यूशन मिल गया। यानी मुझे ये बात समझ में आ गई सर, इनमें से डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब मेरे को नो सोल्यूशन मिल जाएगा, मेरा काम तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहां लिख लूंगा एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए मेरे पास, एटलीस्ट वन ऑफ, इनमें से कोई भी एक, तीनों भी आ जाए, एटलीस्ट का मिली, एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या है, कोई भी एक भी चाहे नॉन जीरो आ जाए, दो लोग नॉन जीरो आ जाए या फिर तीन लोग, यानी अगर ये केस भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी मैं कोई फाइव लिख दिया तो मैं देख रहा हूँ कि दो नॉन जीरो आ गए, या यहाँ पे मैंने टू लिख दिया तीन नॉन जीरो आ गए, तो तीनों ही केस में हमारे पास नो सोल्यूशन आने वाले हैं, राइट। तो ये बातचीत बच्चों समझ में आई है आप सभी को, राइट, कैसे हमने बातचीत की है। अब मैं इसमें जो हमारे पास में एक्सेप्शन आने वाला है वो हम बात करेंगे, एक्सेप्शन क्या आने वाला है वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और तो बातचीत बेटा सबको समझ में आई, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन क्या होगा, और नो सॉल्यूशन क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं नो सॉल्यूशन। ये बेटा सबको समझ में आया कि नो सॉल्यूशन कब आने वाला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब आने वाले हैं, और यूनिक सॉल्यूशन कब आने वाले हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई भी डाउट हो बच्चों कमेंट जरूर जरूर करना बच्चों, कमेंट, है ना, कि हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ पे टू बोल रहा हूँ, एक्स इक्वल टू टू, क्या पता इसका आंसर एक्स इक्वल टू थ्री हो, है तो टू ही, नहीं हो सकता है कि फ्लो में मैंने यहाँ थ्री लिख दिया, कुछ हुआ तो आपके माइंड में ऐसे आ गया होगा कि सर ने थ्री क्यों लिख दिया, यहाँ तो टू आना चाहिए था, है ना। ऐसा भी कोई डाउट हो सकता है कि कहीं हो सकता है मैंने एरर कर दिया, बोल में टू रहा हूँ लेकिन रियल में लिख मैंने थ्री दिया हो, है ना, ऐसा भी कुछ भी हो तो आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ बच्चे तो क्या समझ जाते हैं कि सर ने कोई गलती से लिख दिया होगा टू, कुछ बच्चे सोचने लग जाते हैं इसने यहाँ टू क्यों लिखा सर ने, थ्री क्यों नहीं लिखा, है ना। तो ऐसा भी कुछ भी डाउट हो बच्चों, मिस प्रिंटिंग वाला डाउट भी आपको लगता है वो भी लिख दो, है ना, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, राइट। चलो ठीक है, तो यहां तक आप सबको समझ में आया। अब मैं इसका बात कर लेता हूं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला क्या होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि डेल्टा जीरो है और डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री भी हमारे पास जीरो होता है ना, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आता है। तो अगर मैं बात करूं कोई इक्वेशन जैसे मेरे पास में आ गई, देखना ध्यान से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कुछ थ्री आ गया मेरे पास में, है ना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बात करूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव आ गया, नेक्स्ट आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे मेरे को क्या आंसर मिलने वाला है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि तीन वैल्यू को मैं अगर सम करूं उसका थ्री भी आ रहा है, तीन वैल्यू को सम करूं फाइव भी आ रहा है, तीन वैल्यू को सम करूं सेवन भी आ रहा है, ऐसे कौन सी वैल्यू है भाई, दुनिया में तो है ही नहीं ऐसी कोई वैल्यू, है ना, ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर तो नो सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन कैटेगरी सर इसमें आ रहा है ये, और ये कैटेगरी कहती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये कैटेगरी कहती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा इसका आंसर, है ना, लेकिन रियल में तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ये एक्सेप्शन है। अब आप बोलोगे सर ये इस कैटेगरी में कैसे आ रहा है, पहले ये तो समझाओ, तो देख लो डेल्टा कैसे लिखते हैं, डेल्टा हम लिखते हैं, डेल्टा हम लिखते हैं एक्स के साथ कोफिशिएंट, है ना, तो इसको मैंने वन 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 लिखा, वाई वाले को वन 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 लिखा, जेड वाले को वन 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 लिखा। अब मैं डिटरमिनेंट में जानता हूँ कोई भी दो रो सेम मिल जाए तो आंसर जीरो आता है, तो ये डेल्टा तो जीरो आ रहा है डिटरमिनेंट। ऐसे डेल्टा वन क्या होगा, डेल्टा वन आ जाएगा 357 कॉलम वन पे लिख दो, बाकी तो वन 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 वन, ये तो लिखते हैं वन 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 वाई वाला, जेड वाला वन वन वन,
तो इसका भी आंसर कोई भी दो कॉलम अगर मैं देख रहा हूं कि सेम आ गए तो 0, तो डेल्टा 1 भी 0, ऐसे ही डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0। तो आप देखो कि ये इस केस में आ रहा है, राइट, लेकिन इसका आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। तो बस ये बातचीत आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेंजर, डेंजर, इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये आए तब हमें सोचना है कि हाँ, ये हमारे पास एक्सेप्शन था, यहाँ पे हमारे पास नो सॉल्यूशन आंसर आने वाला है। बाकी तो हमें सारी चीजें ध्यान में रखनी है, किस टाइम पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, किस टाइम पे फाइनली मेनी सॉल्यूशन, किस टाइम पे नो सॉल्यूशन आने वाला है। ओके बच्चों, तो ये मेरे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हमने बातचीत करी। आगे हमारे पास और भी बातचीत है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, होमोजेनियस इक्वेशन की बात करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख लेना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, है ना। लाइक से मुझे पता लगेगा कि आपको पसंद आया वीडियो, आपको चीजें समझ में आई है। लाइक नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि इसको पसंद आया। हो सकता है आपको पसंद आया, बिना लाइक करे आप चले गए, मुझे कैसे पता लगेगा आपको पसंद आया नहीं आया, है ना। तो लाइक जरूर कर देना और अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना अगर पसंद आया वीडियो, राइट। और अगर आपने इस चैनल ब्रेनपीडिया स्किल जेई नीट को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अंदर इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं जो बहुत इजी होते हैं, बच्चों को हार्ड लगते हैं लेकिन इजी होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, राइट। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अंदर बहुत सारे वीडियो, अब इसके अंदर प्लेलिस्ट में जाना, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, राइट। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ब्रेनपीडिया स्किल को। थैंक यू सो मच।